है ना, हम फार्मेसी फील्ड में जो है सिर्फ हम मेडिसिन के बारे में ही सोचते हैं ज्यादा। लेकिन अगर हम बात करें फार्मेसी फील्ड में, एक जो फार्मासिस्ट है उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है अलग अलग कोर्स चीजों में काम करने के लिए। अपने एडीआर रिपोर्टिंग हो गया, एडवर्स इवेंट्स के बारे में आप लोग देख सकते हैं। एक्चुअली क्या अवेयरनेस है ही नहीं, तो ऐसा इलाका जहाँ पर मतलब गांव का आप एरिया बोल सकते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो वहां पर मेरे को प्लस पॉइंट मिला कि मैं अपने स्किल्स को बहुत ज्यादा डेवलप कर सकता हूँ। और हर हॉस्पिटल में केस रिपोर्टिंग कैसे होती है इसका एडवर्टीजमेंट उनको प्रॉपरली करना चाहिए कि कितने ग्रेजुएट हम लोग इंडिया में जनरेट कर रहे हैं हर साल। कोई डेटा नहीं है, ये बहुत ही मतलब जिम्मेदारी के साथ बोल सकता हूँ कि हर फील्ड में आपका एक फार्मासिस्ट जो है उसका रोल है। यस सर। चाहे आपको पब्लिक हेल्थ में ले लीजिए, चाहे आपको हॉस्पिटल्स में ले लीजिए, चाहे वो आप डिस्पेंसिंग में ले लीजिए, चाहे आपको एनसीई एनसीई मतलब नोवल केमिकल एंटिटीज की डिस्कवरी में अगर आप ले लीजिए, रिसर्च आर&डी में ले लीजिए, हर जगह आपका रोल है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू DRX न्यू पॉड शो। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं जिन्होंने बी फार्म एम फार्म कर रखा है और अभी वो एकदम अभी पीएचडी और रिसर्च में हैं। वो उन्होंने एम्स ऋषिकेश जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में अपना काम किया है। हमेशा हम लोग फार्मडी एंड क्लिनिकल फार्मासिस्ट को लेके आते हैं, बट इस बार हमने सोचा कि लेट्स डू समथिंग एल्स। और जब भी हमने फिर सोचा कि बी फार्म और एम फार्म और बहुत सारी चीजों के बारे में हमने बात करी इसमें, लाइक जी पैट के बाद क्या फ्यूचर आउटकम्स हैं। Yes. और सैचुरेटेड मार्केट जो हो रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक नया टर्म आज हमें जानने को मिला, मेडिकल टूरिज्म। तो इस सब चीजों के बारे में बात करेंगे। जॉब्स कैसे आप ले सकते हैं और what are the skills required for B farm student and M farm student, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, बहुत सारी चीजें थे। बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हुआ है ये, तो प्लीज इसमें से कोई भी पार्ट मिस मत करना। सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। Hello sir, welcome to DRX Pod Show. So let's begin हेलो the प्रज्ञा। podcast with your introduction. हेलो प्रज्ञा, हेलो नीलेश, माय नेम इज गौरव। मेरा नाम गौरव है और करंटली मैं अभी ग्राफिक हिल यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया है मैंने कुछ ही दिन पहले। कुछ मंथ्स एक्चुअली मेरे को हो गए हैं यहाँ पर। इससे पहले मैंने बी फार्म अपना और एम फार्म मैंने दोनों ही एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ से मैंने किया हुआ है। एंड देन उसके बाद मैंने साथ ही एम्स ऋषिकेश में मैंने कुछ प्रोजेक्ट किए थे पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड। एंड मीनवाइल मैंने लगभग एक साल ईएक्सएल नोएडा में मैंने एज ए मेडिकल अंडरराइटर मैंने वहाँ पर जॉब करी। So this is the total experience I have, and currently I am in Graphic Hill University as an assistant professor. That's all right. So moving forward with the questions. So how was your journey in M farm and B farm? जर्नी की बात करें तो देखिए, जब मैंने 12th पास आउट किया था तो मतलब मैं साइंस बैकग्राउंड से था वैसे भी, तो मैंने बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह फिलअप किए थे नीट वगैरह का। एंड उसके बाद मैंने जब बी फार्म में एडमिशन लिया वहाँ पर, एक्चुअली आई हैव सिक्योर्ड रैंक अबाउट 12th रैंक इन नेशनल एग्जाम यूसीएमएस एंड 93 रैंक इन आईपीएच न्यू दिल्ली। वहाँ पर मेरी दोनों रैंक थी और ऑल इंडिया 23 रैंक थी मेरी एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बी फार्म करने वाला हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग में ये था कि मैं साथ साथ नीट की प्रिपरेशन भी कर लूंगा। बट जब मैं बी फार्म में गया और आप इसको ये बोल सकते हो कि लकीली मेरी जो यूनिवर्सिटी थी वो एक ऐसी जगह पर थी हिमालयन वैली में। तो जब मैं वहां पर पहुंचा, मैंने बी फार्म में अपना देखा कि मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या हम पढ़ रहे हैं, और फार्मेसी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स मेरे को ऐसे लगे कि ये काफी इंटरेस्टिंग है। और हिमालयन वैली में होने की वजह से मेरे को ये वहां पर बेनिफिट मिला कि बहुत ज्यादा हर्ब्स के बारे में, ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में, जो कि अभी तक मतलब कई सारी मेडिसिन ऐसी हैं, कई सारे हर्ब्स ऐसे हैं जो अभी तक नॉलेज में भी नहीं है कई लोगों के। मौका मिला मेरे को वहां से एक जगह जाने का जहाँ पर संजीवनी बूटी के बारे में सभी ने सुना होगा, रामायण में होती है। तो एक प्लेस है, हालांकि वो जड़ी बूटी हमको नहीं मिली,
या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमने उस वक्त उतना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि बहुत मैं यंग था उस वक्त, उतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं मैं कर पाया। तो वहां से मेरा काफी ज्यादा इंटरेस्ट बना फार्मेसी फील्ड को लेकर के। फिर मैंने अपना नीट का आइडिया जो है वो ड्रॉप किया, और वहीं से मैंने फार्मा में ही बहुत अच्छा करना है इस चीज को लेकर के मैं आगे बढ़ा। इसी चीज के लिए मैंने फिर पब्लिक हेल्थ में काफी काम किया अपने ग्रेजुएशन में, बी फार्म के दौरान पब्लिक हेल्थ में भी। वहीं से मैं एम्स ऋषिकेश के साथ जुड़ा, अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर संतोष कुमार। ही इज एडिशनल प्रोफेसर इन सीएफएम डिपार्टमेंट नाउ। तो उनके साथ मैंने काफी ज्यादा काम किया वहां पर पब्लिक हेल्थ में, लोगों के पास गया। और क्या कहते हैं, एक्चुअली क्या है ना, हम फार्मेसी फील्ड में जो है सिर्फ हम मेडिसिन के बारे में ही सोचते हैं ज्यादा। लेकिन अगर हम बात करें फार्मेसी फील्ड में, एक जो फार्मासिस्ट है उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है अलग अलग कोर चीजों में काम करने के लिए। जैसे आप पब्लिक हेल्थ में भी जा सकते हैं, ठीक है, अगर आप उससे रिलेटेड काम कर सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड आप देख सकते हैं, एडीआर रिपोर्टिंग हो गया, एडवर्स इवेंट्स के बारे में आप लोग देख सकते हैं। एक्चुअली क्या अवेयरनेस है ही नहीं इंडिया में। अगर हम बात करें तो अवेयरनेस इस बारे में नहीं है कि एडीआर रिपोर्टिंग भी होती है कोई चीज, यस सर, यस या फिर एडवर्स इवेंट भी होता है कोई चीज, ऐसा है नहीं। तो जब मैं उस फील्ड में काम कर रहा था, और खास तौर पर ऐसे इलाके में उत्तराखंड का जो क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में थी, तो ऐसा इलाका जहाँ पर मतलब गांव का आप एरिया बोल सकते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो वहां पर मेरे को प्लस पॉइंट मिला कि मैं अपने स्किल्स को बहुत ज्यादा डेवलप कर सकता हूँ। कि जहाँ पर काम करने को कुछ है नहीं, तो वहां पर आप सबसे ज्यादा काम कर सकते हैं। जहाँ पर पहले से सब कुछ डेवलप है, वहां पर आप क्या करेंगे? तो ये चीज मेरे को वहां पर बेनिफिट मिला। और इसी के दौरान, अपने मास्टर्स के दौरान, मैंने हंस फाउंडेशन के साथ भी काम किया कोलेबोरेशन में। हंस फाउंडेशन एम्स ऋषिकेश, इनका जो प्रोजेक्ट चलता था, एक एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोजेक्ट था कि कोविड-19 के बाद क्या क्या इफेक्ट आया डायबिटीज और हाइपरटेंशन का पेशेंट्स के बीच में। तो उसमें मैंने काम किया काफी ज्यादा। लोगों की बहुत सारी दिक्कतें मेरे को पता चली, बिसाइड्स द मेडिकल प्रॉब्लम्स। मेरे को बहुत सारी वहां पर प्रॉब्लम्स पता चली कि लोगों को किन किन दिक्कतों से जूझना पड़ता है। इवन हमारे कैंप्स में एक दादी जो है वो 11 किलोमीटर दूर से पैदल आए, ठीक है। तो ऐसे भी एरियाज हैं, और हमारी कोशिश यही रहती थी कि हम वहां पर उस एंड तक जाकर के पेशेंट्स को काउंसिल कर पाएं, उनका ट्रीटमेंट कर पाएं। और थैंक्स टू हंस फाउंडेशन और एम्स ऋषिकेश, जो कि ऐसी पॉलिसीज लेकर के आता है कि वो गांव गांव में जाकर के लोगों का इलाज कर रहे हैं, क्योंकि हर पेशेंट आपका नहीं पहुंच पाता उस हॉस्पिटल तक। यस सर। आप ये सोचिए कि एक यहाँ का ऐसा इलाका है जहाँ पर अगर आप ऋषिकेश से स्टार्ट करते हैं विद नेशनल हाईवे में, अगर आपको बता रहा हूँ, और अगर आपको एंड में पहुंचना है बद्रीनाथ में, तब आपको, और अगर आप फुल स्पीड से जा रहे हैं, तब आपको 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। तो सोचो अगर कोई मरीज है तो उसको कितना आने में टाइम लगेगा, और वो भी इंटीरियर इलाके से। तो फार्मेसी फील्ड में हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पास बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे ग्रेजुएट्स हम लोग बना रहे हैं हर साल, बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर्स हम लोग बना रहे हैं, और इवन अब तो फार्म भी हम लोग कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं अपने इंडिया में। तो हम क्यों ना इस चीज को बढ़ाएं आगे। यही मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि आप सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ना ये फार्मेसी को ज्वाइन करें। हमारा काम है टू सर्व द पीपल। यस सर। इवन हम लोग अपने प्रिस्क्रिप्शन में भी देखते हैं RX। तो वी हैव टू, मतलब हमको उसका मीनिंग समझना है कि हम पब्लिक को कैसे सर्व कर सकते हैं, और वो सर्व आप हर तरीके से कर सकते हैं उनकी बेसिक नीड्स को जान करके। तो ये था मेरा कुछ लर्निंग बैचलर्स और मास्टर्स में। बाकी एकेडमिक्स तो सभी हर पढ़ता है वहां पर, और मेरे को लगता है कि ये इस दौर से हर स्टूडेंट को गुजरना चाहिए, ताकि वो पब्लिक की जो डिमांड है, पब्लिक की जो जरूरत है, उसको हम लोग समझ पाए और उसको अपने प्रोफेशन में अप्लाई करके अपनी प्रोफेशन को भी अच्छा बनाएं, और लोगों की तो मदद करेंगे फिर हम आगे अच्छे से। सर यही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब मैं फार्मडी के बारे में बात करता हूँ तो जितने भी नए लोग हैं वो सब यही पूछते हैं कि उनका एक क्वेश्चन हमेशा कॉमन रहता है कि सैलरी क्या है, सैलरी क्या है। तो मैं उन सबसे सिर्फ एक चीज कि सैलरी तो आपको मिल जाएगी, बट सैलरी से पहले आपके पास क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन को देने के लिए, जितने भी लोग हैं उनको देने के लिए आपके पास है क्या, आप जानते क्या हो जिसपे आपको सैलरी मिले। तो वो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको चीजें आनी चाहिए, आपको चीजें पता होनी चाहिए।
और दूसरी चीज की आप सोसाइटी के लिए ऐसा क्या कर रहे हो जिसके लिए थोड़ा सा एक, हम्म। जैसे एनजीओ वगैरह काम करते हैं वैसे हम लोगों को भी काम करना चाहिए मिलकर थोड़ा सा। जैसे आपने बताया कि पब्लिक हेल्थ में आपने काम हम्म। किया, अभी कोविड-19 पे बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि कोविड-19 के बाद पेशेंट्स हम्म। को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारी चीजें बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट हैं। एडीआर वगैरह हम लोगों ने भी एक सेकेंड ईयर में किया था, जिसमें हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में ही हम्म। सिर्फ एक कंडक्ट करवाई थी, गैप स्टडी की थी हम लोगों ने कि कितने लोगों को पता है कि हम्म। फार्माकोविजिलेंस वीवीपीआई क्या काम करता है, हेल्पलाइन नंबर क्या है, एडीआर हम्म। कैसे रिपोर्ट करते हैं। चल पाएंगे। तो Yes, किसी को नहीं पता था, बहुत कम लोगों को किसी पता को नहीं था। पता होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी चीजें हैं। इवन आज भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे कोर्सेज हम लोग चला रहे हैं। इवन इंडिया में भी अगर हम बात करें, बहुत सारे ग्रेजुएशन, बी फार्म चल रहा है, फार्म डी चल रहा है, एम फार्म चल रहा है इवन। बट द स्टूडेंट्स, दे डोंट नो अबाउट द रिपोर्टिंग, हाउ टू रिपोर्ट। इवन वी आर एक्चुअली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में हम लोग आते हैं, बट उनको ये भी नहीं पता कि हमारा राइट है या फिर हम ये कर सकते हैं रिपोर्टिंग, हम कैसे करेंगे। यस सर। उसमें फार्माकोविजिलेंस का कोर उन्होंने करा है, ऐड किया है, बट इट इज नॉट, मतलब अप टू द मार्क में नहीं बोल सकता उसको जब तक आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होगा उससे। क्योंकि कैसे सॉफ्टवेयर रन करता है, कौन सा रिपोर्टिंग्स होती हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजीज होती है, आपको कैसे वो यूज करना है। तो बच्चे क्या करते हैं, बी फार्म के बाद वो ट्रेनिंग करेंगे अलग से, वो 25 से 30 हजार रुपए सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए वो खर्च करेंगे, अपने 3 महीने से 4 महीने वो वहां पर लगाएंगे। तो आप इस चीज को करिकुलम में अपने ऐड करिए बहुत अच्छे से। हम्म। आपका वो पैसा भी बचेगा, आपका वो टाइम भी बचेगा, और आप ऊपर से स्किल्ड फोर्स आप जनरेट कर रहे हो यहाँ पर। तो ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और हाँ, कुछ उन्होंने इनिशिएटिव में किया है, बट मैं कहूंगा यहाँ पर कि बहुत सारे स्टेप्स उनको लेने की अभी आगे जरूरत है। यस सर, और जैसे हर कि हॉस्पिटल में केस रिपोर्टिंग कैसे होती है, इसका एडवर्टीजमेंट उनको प्रॉपरली करना चाहिए, ताकि पेशेंट्स को भी अवेयरनेस हो। अभी जो हमने लास्ट टाइम देखा है अपना गैम्बिया में, और कुछ एक जगह थी, मैं नाम बोलूं, जहाँ पर कफ सिरप के हम्म। अंदर कफ सिरप्स में कुछ फॉल्ट आया था। यस सर, यस सर। गैम्बिया, मेरे को कंट्री का नाम याद है, बट दूसरी कंट्री का नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। तो वो वहां पर पता कैसे चला? क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट किया होगा ऑब्वियसली। बट इंडिया में भी ऐसे केस होते होंगे, हम नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते। अगर 1000 में से भी एक हो रहा है, तो दैट वन मस्ट टू बी रिपोर्टेड। दिस इज अवर रिपोर्टिंग सिनेरियो, आई गेस। ओके, ये हमको रिपोर्ट करना होता है, चाहे वो एक भी क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पेशेंट्स अवेयर नहीं है इस बारे में, हम ये बोल सकते हैं। और कितनी ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो कि रिपोर्टिंग एक्चुअल में कर रही हैं, और दे विल रिपोर्ट टू सीडेस्को, हम्म। सीडीएससीओ को वो रिपोर्ट कर रहे हैं। यस सर। इसका क्या डाटा है? कोई डेटा है या नहीं है, नहीं पता। क्योंकि अभी मैं 2 या 3 दिन से मैं भी रिसर्च कर रहा था इस बारे में कि कितने ग्रेजुएट्स हम लोग इंडिया में जनरेट कर रहे हैं हर साल। कोई डेटा नहीं है, कोई अप्रोक्स डेटा नहीं है अवेलेबल नेट पर। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर दिया हुआ है, जो वो भी 2 या 3 साल पुराना है। आज की डेट में कितने जने ग्रेजुएट हो रहे हैं, कितने मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हैं, कितने बच्चों को फेलोशिप मिल रही है, नहीं मिल रही है, हमारे पास कोई डेटा नहीं है फार्मेसी में। यस सर। बजाय अगर हम बात करें मेडिकल में, मेडिकल एजुकेशन में, तो प्रॉपर उसका डेटा अवेलेबल है कि आप इंडिया में इतने एमबीबीएस हर साल पैदा कर रहे हैं या फिर जनरेट कर रहे हैं स्किल फोर्स, कितने इंजीनियर्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं या बना रहे हैं। बट फार्मेसी ग्रेजुएट का क्या है? कुछ भी नहीं। कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर मैं आपको बताता हूँ, तो एक पुराना डेटा था मेरे पास जो मैंने लिखा था, लगभग 4000 प्लस, 4000। और ये भी रफली मैं डेटा आपको बता रहा हूँ, जो कि टोटल कॉलेजेस हैं इंडिया में। उनमें से 1900 प्लस जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 280 प्लस जो है वो गवर्नमेंट है, और 70 प्लस जो है वो सेमी गवर्नमेंट है कॉलेजेस। और ये रफली डेटा है, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है। और जो मैंने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की साइट से निकाला था, डिप्लोमा के जो कॉलेजेस हैं टोटल, वो 2881 कॉलेजेस हैं। और जो कंडक्ट कर रहे हैं अभी, जिनको परमिशन आई गेस नहीं मिली है, वो 1670 कॉलेजेस हैं। और डिग्री कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं, तो 1752, एंड जो कंडक्ट कर रहे हैं वो 1007। अगर आप इनका टोटल सम अप कर दें, तो डिप्लोमा में लगभग हमारे पास 3500 के आसपास अप्रोक्स बनते हैं, और डिग्री कॉलेजेस में लगभग हमारे पास 2700 के समथिंग बनते हैं। अब आप सोचो, 2700 कॉलेजेस हैं, 2700, एंड इफ दे आर हैविंग मिनिमम 100 सीट,
एवरेज, so they are generating approx 27,000 graduates I guess per year। और 27,000 ग्रेजुएट को अगर हम जॉब नहीं दे पा रहे हैं अच्छी, वही सर। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से होता है आपका ओवर सैचुरेशन। और फिर वो ग्रेजुएट्स क्या करते हैं, वो 8,000 या 10,000 की जॉब में घुसना पड़ता है मजबूरी में। और ये दिस इज द फैक्ट कि मतलब ये सच्चाई है आज की डेट पे कि जब मैं भी ग्रेजुएट हुआ था तो हमने भी एक चीज फील करी थी कि जब हम जॉब ढूंढ रहे थे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। अगर मैं आपको एक और फिगर बताऊं ना, तो इंडिया जो है वर्ल्ड फार्मेसी इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि जेनरिक मेडिसिन में सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया वो है। ओके। और लगभग इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा लगभग एग्जैक्ट बोलूं तो 27.9 यूएस बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हुआ है एक्सपोर्ट। और इसको आप बोल सकते हैं लगभग 28 बिलियन डॉलर। लास्ट ईयर जो हुआ था वो लगभग 25 बिलियन डॉलर था लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में। और आने वाले मतलब 2030 तक एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि लगभग 130 यूएस बिलियन डॉलर्स का ये मार्केट ये हो जाएगा। एक्सपोर्ट में सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये इंडिया में तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो अगर ये हमारी मार्केट इतनी बड़ी है, इतना अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे देश की जीडीपी में, तो क्या हम फार्मासिस्ट की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होनी चाहिए या नहीं होनी? और अगर आप बात करते हैं एक फार्मासिस्ट के रोल की, तो वो हर फील्ड में मैं ये बहुत ही मतलब जिम्मेदारी के साथ बोल सकता हूँ कि हर फील्ड में आपका एक फार्मासिस्ट जो है उसका रोल है। यस सर। चाहे आप वो पब्लिक हेल्थ में ले लीजिए, चाहे आप वो हॉस्पिटल्स में ले लीजिए, चाहे वो आप डिस्पेंसिंग में ले लीजिए, चाहे आप वो एनसीई मतलब नोवल केमिकल एंटिटीज की डिस्कवरी में अगर आप ले लीजिए, रिसर्च R&D में ले लीजिए, हर जगह आपका रोल है। बट व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर अंडरपेड। हम लोग अंडरपेड में आते हैं, मेरे को भी ऐसा कहना पड़ रहा है, ठीक है, अंडरपेड में। कुछ चुनिंदा लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे लेवल पर वो पहुंच जाते हैं पे के मामले में। बट मैक्सिमम मैं ये बोलूंगा 80 to 85% जो ग्रेजुएट्स हैं बी फार्म या फिर आप ये बोल सकते हैं फार्मेसी फील्ड के जो एम्प्लॉयज हैं वो अंडरपेड है। मैंने ऐसा भी सुना है कि लोगों को 5-5 साल हो जाते हैं कंपनीज में, बट दे आर गेटिंग 24,000 25,000 इन 5 years। मतलब ये सच्चाई है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको बढ़ाना चाहिए। अगर हम बात करें एपीआई के रोल की, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के रोल की, जो रॉ मटेरियल है, 1990s के टाइम पर जो है इंडिया इसमें आगे था एपीआई से। लेकिन कुछ टाइम बाद चाइना ने क्या किया, वहां पर ओवरटेक कर लिया इंडिया को। और आज की डेट में जो इंडिया है वो अपने एपीआई के लिए पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंड करता है। इवन 70% ऑफ द एपीआई इज इम्पोर्टेड फ्रॉम द चाइना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो हम उसको इंडिया में क्यों नहीं बना सकते? जब आपने स्टार्टिंग में बोला कि चीजें मिलती हैं, 1990s के टाइम पर इंडिया आगे था, चाइना फिर आगे कैसे निकला? क्योंकि उन्होंने वहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाया। जैसे आज की डेट में अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे फार्मर्स को सब्सिडी दी जाती है फॉर द ग्रोइंग ऑफ द ग्रेन्स, ठीक है, तभी तो हम पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं अपना व्हीट और चावल वगैरह, क्योंकि वो फार्मर्स को सब्सिडी दी जा रही है, सब्सिडाइज है और उनको पे मिल रहा है। तो एक मिनिमम वेजेस जो है एक फार्मासिस्ट के लिए सेट होना चाहिए, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट हो, चाहे वो आपका क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो, चाहे वो कोई भी हो। इवन मैं आजकल देख रहा था, अभी ये जो बोला जा रहा है कि ये जो ईयर है 2024 का, ये फार्मेसी एक गोल्डन ईयर बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज आ रही है। बट मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि लगभग जो भी वैकेंसीज आ रही है गवर्नमेंट वैकेंसीज में, जैसे कि एम्स में आई थी कुछ टाइम पहले, और इसके अलावा आपका अभी DSSB में आई है। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो जो नर्सिंग में वैकेंसीज आ रही हैं, लगभग अगर नर्सिंग में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपको वहां पर 1000 आ रही हैं, तो फार्मासिस्ट की वहां पर सिर्फ वैकेंसीज 50 और 100 आ रही हैं। इतना डिफरेंस है। तो क्या फार्मासिस्ट का उतना रोल नहीं है?
दैट इज द क्वेश्चन। अगर है तो फिर वाई द नंबर इज लिमिटेड। और फार्मासिस्ट के रोल को आप एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत ज्यादा अगर हम कुछ करिकुलम में चेंजेस करें अपने। और अगर करिकुलम को बहुत अच्छा कर देते हैं तो आप, मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज तो छोड़ो, इंसान मतलब कैसे सर्वाइव कर रहा है वहां पर, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो आप वहां पर अपना मतलब वहां पर फार्मासिस्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर वो स्किल है तो। मैंने खुद ने टेलीमेडिसिन में काम किया हुआ है। टेलीमेडिसिन से हम लोग कैसे पेशेंट को काउंसल कर सकते हैं और कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे पेशेंट को समझा सकते हैं वहां पर, कैसे उनको डिस्पेंसिंग कर सकते हैं बाय द मीन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। हम लोग जब जाते थे दूर दराज के इलाकों में तो एम्स के डॉक्टर, सोचो आप, एम्स ऋषिकेश से बैठ करके, वो एम्स नहीं है, डॉक्टर जो है वो एम्स नहीं है, लेकिन वहाँ पेशेंट का इलाज हो रहा है दूर दराज इलाके में, जहाँ पर 120 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर आप बैठे हुए हो और पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है प्रॉपर। इफ दे आर नीडेड कि अगर पेशेंट को लेकर के आना है तो वही डॉक्टर आपको रेफर करेंगे और आप सीधा क्या कहते हैं, बाय द मीन्स ऑफ एम्बुलेंस और बाय द एयरलिफ्ट होकर के कैसे भी आपको वहां पर पहुंचा दिया जाएगा। ऐसी भी पॉलिसीज है। तो ये चीजें भी हमको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, मेरे को लगता है बहुत ज्यादा। यस सर, जैसे कि आपने अभी बात किया ओवर मार्केट को लेकर, तो अब इस चीज को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि हर साल डबल ट्रिपल अमाउंट में लोग तो आते ही जाएंगे, क्योंकि कॉलेजेस जो है वो तो बंद नहीं होने वाले ना वो लोग। बिल्कुल 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 बढ़ रहे हैं तो। जो क्योंकि हमने जब बात किया प्राइवेट कॉलेजेस की, तो वो प्राइवेट कॉलेजेस तो कैसे भी अपनी सीट को फुल करेंगे ही करेंगे। और जो है हर साल बच्चे आते ही जाएंगे, जैसे कि बी फार्म, डी फार्म। अभी डी फार्म में अभी अभी लेटेस्ट में जो एग्जिट एग्जाम आया, वो भी बहुत अच्छी चीज लगी मेरे को, एक जो आया और अच्छी चीज एग्जिट एग्जाम आना भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार ये से। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और यही मेरे को लगता है एग्जिट एग्जाम आपको बी फार्म में भी लाने की जरूरत है। यस सर। अगर ये दो कोर्सेज एक बार ये हो गए तो अपने आप जो करिकुलम है और सब कुछ है वो सब कुछ सेट हो जाएगा। दे आर ऑल, अगर मैं बात करूँ थ्योरेटिकली, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड थ्योरेटिकली अगर वो फॉलो किया जा रहा है तो। बट ऑन द ग्राउंड लेवल पर सब कुछ नहीं होता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी तो मैं बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और यहाँ पर बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इससे पहले भी मैंने कुछ कॉलेजेस देखे थे जहाँ पर आप ये लगाओ, अगर इंस्पेक्शन के टाइम होता था तो दे वर लाइक कि दे आर अरेंजिंग समथिंग फ्रॉम समवेयर, आई कांट टेल नाउ। बहुत सारे ऐसे ओके, भी हैं बट कि आप जिसमें। समझिए कि इंस्पेक्शन का टाइम पर ऐसा हो रहा है। नॉन अटेंडिंग सबसे ज्यादा दिक्कत है कि नॉन अटेंडिंग कोर्सेज चल रहे हैं हम्म। और कहीं ना कहीं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को इस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ नॉन अटेंडिंग चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं और हाउ दे आर गेटिंग डिग्री। इवन एट द टाइम ऑफ, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे साथ हुआ था जब मैं रजिस्ट्रेशन अपना कराने गया था दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में। तो जो रजिस्ट्रार करते हैं वहां पर, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, अब क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई करी है रेगुलर और मैं तब भी पढ़ाई कर रहा था तो आई हैव गिवन देम आंसर। ओके, मैंने उनको आंसर्स दिए, बट मेरे साथ के कुछ थे जो उसी वक्त रजिस्ट्रेशन कराने गए थे और दे आर दे टोल्ड मी दैट कि हम तो कभी गए नहीं, क्या पूछ रहे हैं अंदर, बता दो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दे आर लाइक कि मतलब पहली बार वो कुछ क्वेश्चन फेस करने वाले हैं और आप लिटरली सोचोगे इतने इजी क्वेश्चन थे कि आपने बी फार्म में क्या सीखा, टैबलेट क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है, या फिर उन्होंने बोला अब आगे की क्या प्रिपरेशन है आपकी। उन्होंने ये क्वेश्चन मेरे से पूछे थे तो मैंने बोला कि मैं जीपैट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा हूँ ऐसे ऐसे। तो क्या होता है जीपैट, क्या आपका बेनिफिट होता है, ये दीज आर लाइक क्वेश्चंस। और कुछ बच्चे ये क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाए थे तो सोचो आप वो बच्चे कैसे होंगे। तो और जब उनका अभी रजिस्ट्रेशन भी होता है। और जब अभी हम बात कर रहे हैं ओवर सैचुरेटेड मार्केट की, तो उसमें ऐसे लोग भी हैं, और ऐसे लोग तो सबसे यही ज्यादा ये यही चीज यही बोलते चीज हैं। है। ऐसे जो ऐसे टाइप के लोग होते हम्म, हैं, सबसे ज्यादा यही बोलते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पैसा नहीं मिल रहा है, ये नहीं हम्म, है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही। बट ये नहीं पता कि इन चीजों के चक्कर में और भी लोगों का जो इमेज है वो खराब हो जाती है, कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फार्मेसी के लोग फार्मेसी जो है वो ऐसे ही फार्मेसी जो होते हैं। प्रोफेशन है वो पूरा पूरा डाइल्यूट हो चुका है इस चीज में। और इसको अ, अच्छा करने के लिए यही होगा कि सबसे पहले वी हैव टू मेक स्ट्रेंथ, मतलब हमको एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा सभी फार्मासिस्ट। और इसके लिए हम सभी फार्मासिस्ट को एक बैनर के नीचे या फिर एक साथ अवेयरनेस अपने
बीच में लानी पड़ेगी। ओके, और जब ये अवेयरनेस होगी अपने प्रोफेशन को लेकर के, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, हमको अपने प्रोफेशन को लेकर के बी प्राउड। यस हम ऐसे लोग हैं, ये हमारा प्रोफेशन है कि जिसमें हम लोग इंजीनियरिंग भी पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं, हम फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं, हम लोग एनाटॉमी भी पढ़ते हैं, हम लोग केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, हम लोग फिजिक्स भी पढ़ते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक भी पढ़ते हैं। तो एक डाइवर्सिफाइड फील्ड है, ठीक है। लॉस के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं रहता, मेरे को लगता है कि जो हमारे टच से मतलब रह गया हो। शायद बायोटेक भी हम लोग देख रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी भी हम लोग देख रहे हैं, सभी कुछ हम लोग देख रहे हैं, बट हम इस चीज को अप्लाई कैसे करते हैं आफ्टर गेटिंग अवर डिग्री। हम जब ग्रेजुएट हो गए हैं उसके बाद हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा ये बोलता है ना बी फार्म के बाद जॉब नहीं मिल रही, तो यार जॉब तो देखो बहुत है मार्केट में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत जॉब है हर फील्ड में आपके पास टोटल में अगर बताऊं लगभग 21 से 22 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ लेते हैं अपने ग्रेजुएशन के दौरान। किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर आपने मास्टर्स कर ली ना, मतलब मास्टर मेरा कहने का मतलब है कि आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मेरे को नहीं लगता आपकी कहीं पे ना कहीं पे जॉब रुकेगी। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है वो काफी अच्छा पैकेज भी पे करती हैं, अगर हम बात करें, अगर आपको नॉलेज है और अगर आपके अंदर स्किल्स है। क्यूसी में अगर आपको जाना है, कोई भी मशीन अगर आप सीख लें अपने कॉलेज टाइम में, जैसे HPLC हो गया, GC हो गया, ठीक है, HPTLC हो गया, ये मशीन है, कुछ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। बात करें क्लिनिकल में अगर आपको जाना है तो वो हाउ टू रिपोर्ट एरियाज वगैरह, ये सब मेड्रा के बारे में आपको पता होना चाहिए। ICD-9 कोडिंग, ICD-10 कोडिंग क्या होती है, अगर ये आप अपने कोर्स के दौरान सीख लेंगे तो इट विल हेल्प, मतलब आपका टाइम बचेगा काफी ज्यादा जॉब ढूंढने में, डायरेक्ट आपको मिलेगी। दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट इसमें ये कर सकती है मेरे हिसाब से कि हमको नाइपर्स का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं 2014 के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कितने सारे एम्स खुले हैं, कितने सारे एम्स खुले हैं। तो अगर हम इसमें ये कर सकें, ये मेरा सजेशन है, मेरे को नहीं पता ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, कि अगर हम नाइपर्स का नंबर बढ़ाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो फार्मडी हमारा जो कोर्स है, अगर हम इसको या तो हम एम्स से एफिलिएट करें या हम एम्स में फार्मडी कोर्सेज को चलाएं, ठीक है, या फिर हम नाइपर्स में फार्मडी कोर्सेज को चलाएं। क्योंकि जब मेरे टाइम पे फार्मडी कोर्स बहुत नया नया आया था उस वक्त, और मैं चाहता था कि मैं फार्मडी करूं, बट मेरे को कोई ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा था कि जहां पे मैं फार्मडी कर पाऊं। प्राइवेट कॉलेजेस में था, बट उनकी डिमांड काफी ज्यादा थी फीस की। तो उस वक्त मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड मतलब इतना नहीं था, हर स्टूडेंट अफोर्ड भी नहीं कर सकता। आज की डेट में तो काफी फार्मडी कोर्सेज हो गए हैं, और उस वक्त शायद मेरे टाइम पे पूरे ऑल इंडिया में आई गेस 3 ही कॉलेजेस थे, और नॉर्थ इंडिया में शायद एक ही कॉलेज था, SGRR देहरादून में। यहाँ पर फार्मडी चलता था सिर्फ। तो ये कुछ चेंजेस हैं अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करे, बट वो एक्चुअली उल्टा रहा है। अगर मैं आपके साथ डाटा शेयर करूं, इस साल जो नाइपर में जो सीट्स आई हैं उसमें आप ये लगाइए 68 मास्टर्स की सीटें कट कर दी गई है। ओके, ये कम हो गई हैं, 990 टोटल सीट्स हैं। अगर आप इसमें 68 और जोड़ दें तो लास्ट ईयर की थी मास्टर्स की सीट। ऊपर से नाइपर अहमदाबाद और नाइपर हैदराबाद में MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट ये बंद कर दिया गया है। नाइपर मोहाली में सिर्फ अब SS नगर जो हम बोलते हैं उसमें 50 सीट्स हैं आज की डेट पे। आप सोच सकते हैं पूरे PhD टोटल हमारे नाइपर्स हैं 7। यस और जो भी आपके व्यूअर्स हैं अगर वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं बता देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च होता है। नेशनल लेवल के जो हमारे फार्मेसी फील्ड के इंस्टीट्यूट हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और उसमें टोटल जो PhD की सीट्स हैं वो हैं लगभग आपकी, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 73 सीट्स है, टोटल 73 सीट। तो अगर हमारी कंट्री को सिर्फ जेनेरिक मेडिसिन के अलावा आगे निकलना है, आप ये हम लोग ये ज्यादा देखते हैं कि इवन हमारे फील्ड में जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर रिसर्चर्स होते हैं वो ज्यादातर बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से रिसर्च करना पसंद करते हैं। द रीजन इज कि वहां पर उनको उतना ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही हैं, चाहे वो फेलोशिप्स के मामले में हो, चाहे वो आपके इंस्ट्रूमेंटेशन के मामले में हो, चाहे वो स्किल्स के मामले में हो, या सो ऑन, जो भी चीज है। और
इंडिया में वो कमी आती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमको R&D में बढ़ाना पड़ेगा अपना जो हाथ है कि गवर्नमेंट को इसमें फंडिंग करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, चाहे वो DST करे, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और या फिर वो PCI की तरफ से है। आप यकीन मानेंगे कि अभी तक लास्ट ईयर के बच्चों को जो GPAT क्वालिफाइड थे उनको फेलोशिप नहीं मिली है। ठीक है, बहुत सारे PhD क्वेश्चंस की आते बातें हैं कर मेरे रहे हैं। पास ये वाले भी। तो सर बिल्कुल मेरा बिल्कुल बस बिल्कुल। तो कई सारे स्टूडेंट, हालांकि हालांकि इसमें नोटिस आ चुका है इनकी तरफ से, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कि मिलेगी, बट अभी तक नहीं मिली थी। मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अभी तक नहीं मिली थी। एंड द स्टाइपेंड दे आर गेटिंग इज 12,400 इन मास्टर्स। तो मेरे को लगता है ये बहुत कम पैसा है, कहीं ना कहीं इनको बढ़ाने की भी, तो स्टाइपेंड को भी बढ़ाने की जरूरत है। अभी बहुत ज्यादा स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद जो है JRF बढ़ाया गया है 31,000 से 37,000 हुआ है वो, प्लस HRA। बट मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बढ़ाना चाहिए इनको जो स्टाइपेंड। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ओवर सेचुरेटेड मार्केट हो गया है, और जैसे कि अब B.Pharm जब हम करने जाते हैं तो हर कॉलेज में आई गेस 100 सीट्स हैं B.Pharm की। लगभग आप बोल सकते हैं, गवर्नमेंट में कुछ कम रहती है, जैसे मेरे कॉलेजेस में 60 सीट्स थी हाँ, तो अगर हम जहाँ से मैंने पढ़ाई करी है। मान के चलते हैं कि हर कॉलेज में 60 सीट्स भी रहती हैं, और कॉलेज का जो आपने डेटा शेयर किया वो 2000 3000 से अबव है कॉलेजेस, तो या तो हमारी कंट्री को थोड़ा ऐसा सोचना चाहिए कि हम जॉब्स जब नहीं दे पा रहे हैं तो इतने एडमिशंस भी ना तो इतने एडमिशंस भी ना करें, क्योंकि जो है जब वो इतना ज्यादा फीस पे कर चुका होता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस भी ऑटोमेटिकली हाई होती हैं कि मैं जब जॉब करने जाऊं तो मेरे पास थोड़ी सैलरी हो। बट जब क्या है कि बिल्कुल ऐसा होता है। फिर हम लोग आप ये सोचो कि मैं तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, और मेरी फीस जो है लगभग, मैं अगर आपको बोलूँ, मेरे टाइम पर 32,000 पर ईयर की थी। आज की डेट में वो फीस जो है मेरी यूनिवर्सिटी में 42,000 पर ईयर है। बट अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर करें, वो लगभग लगभग आपकी 1 से 1.5 लाख रुपए आराम से होती है यस सर, ईयर की। यानी कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने ऊपर, लगभग आपके ड्यूरिंग द कोर्स पूरे 4 साल के लगभग आप 6 से 7 लाख रुपए लगा रहे हो, एक्सक्लूडिंग योर एकोमोडेशन। ओके, अगर आप इंक्लूडिंग एकोमोडेशन और अदर चार्जेस जोड़ लो तो वो लगभग आपका, मैं ये बोलूंगा, 8 से 10 लाख रुपए आराम से पहुंचेगा। और उसके बाद आपको जॉब कितने की मिली है? 12,000, 13,000, 15,000, 8,000 9,000। 8,000, 9,000, 10,000 रुपए। 8,000 तो चलो मैं नहीं बोलूंगा, बट अगर मैं बोलूँ एक अप टू द मार्क जो मेरी नॉलेज है कि यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो दे रही हैं आपको लगभग 13, 14 और मैक्स टू मैक्स 15। अब आप ये सोचो, आज की डेट में आपको रूम का रेंट देना है, आपको वहां पर एकोमोडेशन मतलब खाना पीना रहना होगा, बच्चा अपने घर तक क्या भेजेगा? और माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि लगभग बच्चे ने B.Pharm कर लिया है तो वो मतलब बहुत अच्छी डिग्री है और काफी अच्छा पे स्केल होगा जो भी है, बट द रियलिटी इज नॉट दिस। बहुत अच्छी रियलिटी नहीं है। और इसके ऊपर गवर्नमेंट को और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सोचना चाहिए कि व्हाई वी आर गेटिंग दिस प्लेंटी ऑफ अमाउंट। या तो लिमिटेड सीट्स कर दी हम जाए इतना कुछ टाइम के लिए, जिससे कि जो बैच आने वाले हैं वो कम से कम लोग आए, तो जो मार्केट जो इतना बढ़े, मतलब जो लोग इतने बढ़ रहे हैं वो थोड़े कम होने लगे और सब लोग सेटल होने शुरू हों। जैसे कि फार्मडी में हमारे यहाँ होता मैं है कि सिर्फ 30 सीटें होती हैं, हम्म, और 30 सीटों के मैं इसमें बावजूद भी सीट कम कम करने के फेवर में तो मैं नहीं हूँ। रीजन ये होगा कि क्योंकि अगर देखिए हम इससे अच्छा ये बोल सकते हैं कि हम अपनी स्किल फोर्स जो है वो इसको इंक्रीज करें, यानी कि जितने हमारे ग्रेजुएट जनरेट हो रहे हैं वो स्किल्ड हो हमारे पास। हमें ऐसा करिकुलम सेट करना चाहिए, ऐसे एग्जाम सेट करने चाहिए, चाहे इंक्लूडिंग एग्जिट एग्जाम्स, कि जो भी हमारे पास आफ्टर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं या फिर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो भी हम पर ईयर जनरेट कर रहे हैं, वो इस लेवल के हों कि हम उनको बाहर एक्सपोर्ट कर पाए। हाँ, ये भी जैसे सही चीज इंडिया है। एक सर्विस प्रोवाइडर भी है, जैसे इंडिया एक सर्विस प्रोवाइडर है आज की डेट में, आप देख सकते हो, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट देख लो, चाहे आप गूगल देख लो, चाहे आप फेसबुक देख लो, इवन बड़ी बड़ी एमएनसीज आप कुछ भी देख लो, उनके जो सीईओ हैं वो आपके IIT ग्रेजुएट हैं या फिर इंडियंस हैं। मैक्सिमम मैं ये बोलूंगा कि वो इंडियंस हैं। रीजन बिकॉज कि IITs ने, NITs ने, या फिर जो भी आपके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने एक अपना क्राइटेरिया सेट किया हुआ है और वहीं से हायरिंग होती है। तो क्यों फार्मेसी बैकग्राउंड में ऐसा क्यों है? स्नाइपर्स के अलावा कोई और जो है वो उतने अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं या फिर उतने अच्छे स्किल्ड पोस्ट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये कहीं ना कहीं हमको प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। अभी भी होता है, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं इंक्लूडिंग ग्राफिक है जो बहुत अच्छा एक्सपोजर देते हैं। अभी जब मैं नया नया आया था यहाँ पर, मैंने देखा कि बच्चों को इंडस्ट्रियल टूर पे लेके जाया जा रहा है पूरा साथ में, और अच्छे से जा रहे हैं वहाँ पर। आपको फैकल्टीज जो है दिखा रहे हैं एक एक चीज। मैं नया नया था, मतलब मैंने काफी अच्छे से देखा इस चीज को और ऑब्जर्व किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब बच्चों को अभी का एक्सपोजर देना थर्ड ईयर में, कि कैसे मशीनरी काम करती है, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स आपके वर्क करते हैं, कैसे हम प्रोडक्शन में जाते हैं, क्या क्या हमारे पास एसओपीज होते हैं, ये सब चीजें देखना बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट आता है इस चीज में। तो मैं, मेरा सजेशन ये है कि हर कॉलेजेस को अपने अंदर ये चेक करना होगा। और ऐसा नहीं है कि ये हमारे फार्मेसी का जो सिलेबस है उसमें मेंशन नहीं है, ऐसा है, बिल्कुल है। बट जो कॉलेजेस होते हैं कई सारे, वो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, या फिर धीरे 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 आपका इंक्रीमेंट होता है, और वो 4 से 5 साल जब आपको हो जाते हैं तो फिर आप ये सोचते हो यार 5 साल मेरे को हो गए और अभी तक मेरी सैलरी 25,000 है या फिर 30,000 है, सिर्फ ऐसा क्यों है? और जबकि मेरे साथ का कोई बीटेक सीएस में करा हुआ बंदा, उसका जो है पैकेज 5 साल बाद 25 लाख का हो जाता है, और आपका पैकेज अभी तक 4 लाख भी नहीं पहुंचा है या 5 लाख भी नहीं पहुंचा है। तो उस वक्त हमको बहुत दुख होता है। तो ये मैं अपील करना चाहूंगा सभी अपने स्टूडेंट्स से भी, और बी फार्म में जो अभी पढ़ रहे हैं या फिर पास आउट हो गए हैं या फिर एम फार्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स, की आप अपनी फील्ड में प्रैक्टिकल एक्सपोजर को जितना ज्यादा हो सके करिए। जब मैं भी बी फार्म में था, मैं, आप यकीन मानोगे, मैं रात को 6 से 7 बजे तक अपने लैब में रुक करके काम करता था। इवन अपने एम फार्म में भी हमने काफी लेट लेट तक काम किए हुए हैं। और ऐसा नहीं था कि ये मैंडेटरी था हमारे डिपार्टमेंट में, नहीं, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट, मैंने आपको बताया, हिमालयन वैली में है, तो वहाँ पर क्या है कि जानवर वगैरह का भी खतरा रहता है कैंपस में हमारे। तो बट ये था कि तब भी हम लोग करते थे काम, ये मैंडेटरी नहीं था बिल्कुल। हमको डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मैंडेटरी नहीं बोला गया था, कि हम अपने दिल से हम लोग रुकते थे 2-4 जने और खुद से काम करते, सीखना होता था। कई चीजें ऐसे होती थी, आप देखेंगे कि फर्स्ट ईयर के कोर्स में कुछ 12th से और 11th से मिलती हैं, कुछ केमिस्ट्री के प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल्स हो गए। तो मैं ये सोचता था यार हमने तब नहीं किया, अब करके देख लेते हैं क्योंकि अब हमारे पास फ्री हैंड है और काफी इंटरेस्ट आता था वो चीज करने का। क्या हमने सीखा वहां से, नया सीखा, तभी शायद हम आज दूसरों से अलग हैं। अगर आप लोग तब ये चीज पर ध्यान देंगे, और अब क्या कहते हैं, आपको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, डेफिनेटली मिलेगा हर एक चीज में, चाहे वो आप फॉर्मुलेशन से रिलेटेड काम करें, चाहे वो आप क्यूसी से रिलेटेड काम करें, हर एक चीज में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा आगे। सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो लोग जीपैट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फ्यूचर ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती हैं उनके लिए, और थोड़ा सा सर जीपैट एग्जाम को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, आपकी जीपैट एग्जाम क्या है और इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो जीपैट एग्जाम जो होता है एक ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड है, और ये इससे पहले जो होता था, वो उससे पहले गेट होता था हमारा फार्मेसी फील्ड में। गेट का एग्जाम जो होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेक्निकल एजुकेशन, आई गेस, मेरे को जो याद है, गेट का एग्जाम जो होता था। बट अगर हम जीपैट की बात करें तो कुछ टाइम पहले तक जो है जीपैट का एग्जाम जो है आपका एनटीए कंडक्ट करवाता था, उससे पहले एआईसीटी इसको कंडक्ट करवाता था, लेकिन इस साल से जो है एनबीईएमएस वो इसको करवा रहा है। एनबीएमएस जो है बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके मेडिकल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो नीट पीजी हो गया, एफएमएस का एग्जाम्स हो गया, डीएनबी के एग्जाम्स हो गए, वो सभी ये एग्जाम्स जो है एनबीएमएस करवाते हैं। तो इस साल से जीपैट एग्जाम वही करवा रहे हैं। रही बात की जीपैट से क्या बेनिफिट होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी फार्मेसी ग्रेजुएट्स, नॉट डिप्लोमा होल्डर्स, दिस एग्जाम इज फॉर ओनली ग्रेजुएट्स, ओके। तो जितने भी आपके बी फार्म ग्रेजुएट्स होंगे वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, इवन इफ दे आर इन बी फार्म थर्ड ईयर। दिस इज वैलिड फ्रॉम दिस ईयर ओनली, ओके। इस साल से इन्होंने ये इसमें ऐड ऑन कर दिया है कि जो भी अगर बी फार्म थर्ड ईयर में भी होगा, अगर वो एग्जाम को क्वालिफाई करता है तो देयर स्कोर कार्ड विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर, ओके। तो एक बार अगर आप जीपैट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद जो आपका स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक आपका वैलिड रहेगा। मतलब अगर कोई स्टूडेंट बी फार्म थर्ड ईयर में उसको क्वालिफाई कर रहा है तो बी फार्म थर्ड ईयर के बाद वो 4th ईयर, देन पास आउट होने के बाद आपका 1 साल हो गया और उसके नेक्स्ट ईयर तक वो आपका वैलिड रहेगा, ओके। बी फार्म फाइनल ईयर में से कोई अगर क्वालिफाई करता है तो नेक्स्ट 3 इयर्स, और आफ्टर बी फार्म के बाद भी मतलब आपका 3 साल तक वो वैलिड रहेगा।
इसके बाद बात करते हैं, अगर जीपैट किसी का क्वालिफाई होता है तो उसमें क्या होता है। तो जीपैट आप एक तरीके से ये मान सकते हैं एक फिल्टर है। जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे कि बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है या ओवर सैचुरेटेड मार्केट है या फिर बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड हो गया है, तो जीपैट एक तरीके से आपको फिल्टर कर देगा बाकी स्टूडेंट्स से। यानी कि अब अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में आप ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक। व्हाट इज द रैंक? ओके, अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक है तो आपको नाइपर्स मिल सकते हैं आपके मास्टर्स के लिए। और हाँ, जीपैट एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद ही आप नाइपर का एग्जाम दे सकते हैं, नाइपर जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, वो आप जीपैट क्वालिफाई होने के बाद ही दे सकते हैं। ठीक है, तो और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो जीपैट मांगते हैं, और सबसे अच्छा जो इनका एडवांटेज है जीपैट क्वालिफाई होने के बाद, वो स्टाइपेंड आपको मिलता है मंथली। पर मंथ आपको 12,400 जो कि मिलता है, अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 12,400 पर मंथ एक स्टूडेंट को जीपैट क्वालिफाई करने के बाद मिलता है ड्यूरिंग हिज और हर मास्टर्स एम फार्म। एनरोल करना पड़ेगा, उसी के बाद आपको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जीपैट क्वालिफाई कर लिया, एम फार्म में एडमिशन नहीं लिया और आप सोच रहे हो कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा। नहीं मिलेगा, तब नहीं मिलेगा आपको, आपको एम फार्म करने के दौरान मिलेगा। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स आपको ये मिलता है। तो टोटल सम अप अगर हम करें तो लगभग 2,96,000 के अप्रॉक्स ही बैठता है टोटल अमाउंट। तो इतना आपको मिलता है जीपैट क्वालिफाई करने के बाद। फिर इसके बाद अगर कोई जीपैट क्वालिफाई करता है और 3 साल के लिए स्कोर कार्ड वैलिड है, तो कई सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को पीएचडी में भी इनरोल करते हैं विदाउट देयर एंट्रेंस एग्जाम्स। तो आपको किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट इंटरव्यू देते हैं। ओके, एक और बेनिफिट इसमें मिलता है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं आपके, ठीक है, प्रोजेक्ट्स अलग अलग फंडिंग यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे आईसीएमआर के प्रोजेक्ट्स हो गए, आपके डीएसटी के प्रोजेक्ट्स हो गए, एसईआरबी के प्रोजेक्ट्स हो गए, तो उनमें आपको प्रेफरेंस मिल जाती है। तो उसमें कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स की अलग अलग डिमांड होती है। वो डिपेंड करता है कि उनके पीआई का या ओपीआई का क्या जो है वो उन्होंने रखा हुआ रिक्वायरमेंट्स। बट मैक्सिमम जगह ये बोला जाता है कि आइदर आपका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। आज की डेट में जो जीपैट की फीस है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स, जो मैं बोलना चाहूंगा यहाँ, जो कंसर्न था कि फीस ज्यादा रखी गई है जीपैट के लिए, 3,200 के आसपास। 3,500 3,500 रुपए फीस है। 3,500 अभी की जो फीस है। लास्ट ईयर जो फीस थी वो 2,200 थी, और गर्ल्स के लिए वो 1,100 होती थी। मतलब गर्ल्स और कैटेगरी स्टूडेंट के लिए तो वो हाफ हो जाती थी फीस। लेकिन इस साल कोई रियायत नहीं है, सबको 3,500 पे करना है। ठीक है, हाँ, SC ST OBC कैटेगरी के लिए जो है वो ओबीसी भी नहीं, आई गेस SC ST के लिए वो 2,500 है फीस। तो इस फीस का बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि आप सोच सकते हो कि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि मेडिकल के एग्जाम्स करवा रही है, वो भी पीजी के, और वही एग्जाम्स अब हम भी करवा रहे हैं, तो फीस जो है उन्होंने लगभग बराबर रखी है। लेकिन एक बी फार्म ग्रेजुएट स्टाइपेंड नहीं उतना लेता है जितना एक जेआर या फिर एसआर का होता है। एब्सोल्युटली सर। ये मेरे को लगता है कि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो जितना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वो लोग हैं, उतना हम लोग नहीं होते। तो कहीं ना कहीं या तो अगर हमारा उतना स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, क्योंकि अब अगर आप उस लेवल के एग्जाम्स भी कंडक्ट करवा रहे हैं और उस एजेंसीज के थ्रू करवा रहे हैं, तो या तो हमारा स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, और या फिर कहीं ना कहीं ये फीस बहुत कम होनी चाहिए। मैं कितने सारे स्टूडेंट्स को ऐसे जानता हूँ जो फाइनेंशियली वीक होने की वजह से 3,500 नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे और उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नहीं फिल किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बच्चा जो है फीस की वजह से हायर एजुकेशन में जाने से जो है आपका वो रह गया है कहीं ना कहीं। तो पीसीआई को इसके ऊपर देखना चाहिए थोड़ा सा, और अगर ऐसा हो रहा है, स्टाइपेंड वगैरह बढ़ रहा है, तब तो हम इसको बोलेंगे कि हाँ ये ठीक है। बट अभी तक तो, इस साल तक तो कोई स्टाइपेंड बढ़ने का कोई न्यूज नहीं आई है हमारे पास, और इसकी वजह से जो है कई सारे स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर पाए। ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज होगा फार्मेसी फील्ड में। गवर्नमेंट अगर फार्मेसी फील्ड में कहीं ना कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट करती है, हालांकि अभी तक बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स गवर्नमेंट ने करे हैं टाइम टू टाइम, हमारा फार्मा फील्ड जो है वो
प्री इंडिपेंडेंट एरा से चल रहा है, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत पता हो यस सर। इसके बारे में। ओपीएम एक्ट कब आया था, ठीक है, डेंजरस ड्रग्स एक्ट, बहुत सारे एक्ट्स हैं, ठीक है। पहली जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लगी थी वो 1935 में लगी थी, सिप्ला ने लगाया था, ठीक है। किसने लगाया था, क्यों लगाया था, ये रीजन भी है। और डेंजरस ड्रग्स एक्ट, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब प्री इंडिपेंडेंट टाइम से ये चल रहा है। और आज की डेट में हम जो है, इंडिया जो है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि वर्ल्ड फार्मेसी हब के नाम से जाना जा रहा है। जेनरिक मेडिसिन हम लोग इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया की जियो पॉलिटिकल पोजिशन को भी अफेक्ट करता है। हम एक टर्म बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स में सॉफ्ट पावर स्किल्स, ठीक है। अगर इंडिया जो है बहुत सारी कंट्रीज को मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है, तो ये इंडिया की सॉफ्ट पावर को भी दर्शाता है। जैसे मेडिकल टूरिज्म एक टर्म है, इंडिया में बाहर से लोग बहुत सारे इलाज कराने आते हैं, जो गरीब कंट्रीज हैं जहाँ से नहीं हो पाता इलाज लोगों का, जैसे पाकिस्तान से कई सारे पेशेंट्स आते हैं इंडिया में अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो उसके लिए मेडिसिन भी तो जरूरी है, मेडिकल डिवाइसेस भी जरूरी है, और ऑब्वियसली उसके लिए फिर फार्मासिस्ट भी जरूरी है। तो इससे क्या होता है कि आपकी सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा इम्प्रूव होती है। आप किसी भी कंट्रीज को समझा सकते हैं प्यार से, मतलब ये, मतलब एक होता है अपना रिलेशन बिल्डअप करना। सॉफ्टवेयर इज लाइक दैट कि आप दूसरी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को और ज्यादा गहरा कर रहे हैं या इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर हम हमारे फार्मा सेक्टर पर ध्यान देंगे बहुत अच्छा, आप जानते हैं कि इंडिया ने लगभग 65% के आसपास जो है वैक्सीन को ऑल ओवर द वर्ल्ड भेजा है कोविड-19 के टाइम पर। तो इससे क्या हुआ, इससे रिलेशन तो हमारे इम्प्रूव हुए ना बाकी के कंट्रीज के साथ। तो अगर गवर्नमेंट जो है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर वो फार्मा सेक्टर में इस चीज के ऊपर भी ध्यान देती है कि हम फार्मासिस्ट को कैसे स्किल कर सकते हैं बहुत ज्यादा, और एक मिनिमम वेजेस जो है उनके वो एक सेट करें कि भाई हाँ इतने कम से कम पे कोई काम नहीं करे, जो डाइल्यूशन है किसी तरीके से इसको रोका जाए फार्मेसी फील्ड में। बहुत अच्छे अच्छे एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, मैं उनकी सराहना करता हूँ काफी ज्यादा। लेकिन हाँ, हम और ज्यादा इसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्रूव कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के प्रोफेशन को या फिर फार्मासिस्ट के रोल को हम लोग कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और ज्यादा डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं और ज्यादा अलग अलग फील्ड में, ठीक है। बच्चों को सिर्फ ये नहीं बताना आगे से कि आप सिर्फ हॉस्पिटल में जा सकते हो, आप सिर्फ इंडस्ट्री में जा सकते हो, या फिर आप अपना एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। इन तीन के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बच्चों। ये आपको देखना होगा कि आप कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि इससे हमारा जो प्रोफेशन है वो काफी ज्यादा आगे होगा और काफी ज्यादा आगे बढ़ेगा। सर आपने बहुत कुछ आज एक्सप्लेन किया, बहुत कुछ समझाया, और आई गेस कि बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा कि अ, हमको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली अगर आप फार्मेसी की फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो, तो कैसे आप अपने आप को बेटर करो, क्वालिफाई करो अपने आप को कि अच्छे से अच्छे चीजों में आप जाएं, आप सोशली लोगों की हेल्प करें। एंड ऑल्सो आपकी जो स्टोरी थी बी फार्म और एम फार्म की, वो काफी इंस्पायरिंग थी। हाँ, अपने बच्चों को भी इंस्पिरेशन ढूंढना चाहिए अपने हमको भी किसी ने बताया नहीं था, और ना ये हमारे करिकुलम में था कभी। ये हम खुद ढूंढते थे वहां पर जा करके। जब हम जाते थे फील्ड पे तो लोगों की प्रॉब्लम्स देखी कि कैसे क्या होता है, और स्लम्स के एरिया में पब्लिक कैसे रह रही है, वो गंदा ही पानी पी रहे हैं वहां पर। मतलब उनको ये भी नहीं पता है कि ये पानी शायद गंदा, ये कैसे उनको हार्म कर सकता है। तो मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा चीजें सोशल मीडिया पे डालता नहीं हूँ अपने, वरना मैं आपको बताता कि हमने क्या क्या काम किया है वहां पर अपने ड्यूरिंग द कोर्स। तो हमने काफी इस चीज में हेल्प करी है। और अभी जहाँ पर मैं हूँ ग्राफिक हिल यूनिवर्सिटी में, मैं सच बताऊं कि मेरे को यहाँ से मोटिवेशन मिलता है। जो हमारे यहाँ के फाउंडर हैं प्रोफेसर डॉक्टर कमल धनसाला, आप सर हैं, उन्होंने, आप ये लगाइए, एक छोटे से रूम से एक स्टार्टिंग करी थी। एक छोटे से रूम से एक कंप्यूटर सेंटर तक चलाते थे, 29,000 रुपीज से उन्होंने स्टार्टिंग करी थी। और आज यहाँ पर 4 कैंपसेस हैं ग्राफिक यूनिवर्सिटी के, 4 कैंपसेस, 35,000 प्लस स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जिसमें। और आप यकीन मानेंगे ये बहुत कम टाइम में हुआ है, 1993 में उन्होंने स्टार्टिंग करी थी, और बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है। तो मेरे को उनसे मोटिवेशन मिलता है। आज भी आप सोचिए, दे हैव करोड़ ऑफ मनी,
मैं ये नहीं बोलूंगा कि मतलब बहुत वो लेवल पर है, बट ही इज वेरी ग्राउंडेड पर्सन। वो आज भी सर क्लास लेने आते हैं यस सर। स्टूडेंट्स की। आप सोचिए, एक फाउंडर है इस यूनिवर्सिटी के, 4 कैंपसेस चल रहे हैं सर के, और अभी रिसेंटली सर ने ग्राफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोला, अभी रिसेंटली चल रहा है आपका काम। यस सर, मेरा भाई भी लेकिन सर आज भी टाइम निकाल करके, जी जी जी, तो आप ये लगाइए, आज भी सर खुद से क्लास लेने आते हैं बच्चों की, उनसे प्रॉब्लम्स उनकी पूछते हैं, इवन फैकल्टीज से बात करते हैं खुद से, फैकल्टीज को क्या प्रॉब्लम आ रही है, रिसर्च को कैसे बढ़ावा देना है यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर सिखाया जाता है। और मैं इस चीज से बहुत ज्यादा मतलब मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि मैं ऐसे इंस्टीट्यूट का पार्ट हूँ जहाँ पर रिसर्च को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है, फीडबैक लिया जाता है हर एक चीज का यहाँ पर, स्टूडेंट से भी और टीचर्स से। बहुत अच्छा लगता है मेरे को यहाँ पर काम करने के लिए और बाकी फैकल्टीज से। और यही मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही माहौल हर इंस्टीट्यूट में बनाया जाए कि आप R&D में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। अगर हम R&D में इन्वेस्ट करेंगे तभी हम कुछ NCE, फार्मेसी फील्ड के लिए मैं बोल पा रहा हूँ कि NCE जैसे चीजों को हम डेवलप कर पाएंगे, नोवल केमिकल एंटिटीज, या फिर कुछ नए ड्रग्स के बारे में, या फिर कुछ नई मेडिसिन के बारे में हम कुछ इनोवेटिव कर पाएंगे, बजाय इसके कि वही हम घिसा पिटा पुरानी रिसर्च को तोड़ मरोड़ के नई पर पेश कर रहे हैं और वही पेपर पब्लिश करे जा रहे हैं हमेशा। और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप यकीन मानिए, आप कभी हिमालयन वैलीज को में आइए, आपको पता चलेगा जहाँ पर जब लोगों को पता चलता है कि हॉस्पिटल जाने में 6 घंटे लग जाएंगे तो वो क्या करते हैं कि वो फिर अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन जो होती हैं उनको यूज करते हैं, ट्रेडिशनल कुछ तरीके होते हैं उनको यूज करते हैं। तो हमको उनको एक्सप्लोर करना चाहिए कि वहां पर ऐसा क्या हो रहा है। इवन हमारे DNC एक्ट यानी कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कहीं पर भी एलोपैथ का वर्ड यूज नहीं किया गया है, अदर देन आयुर्वेद, होम्योपैथी एंड यूनानी, ये टर्म का हम लोग यूज करते हैं हमेशा। तो इन चीजों को भी हमको एक्सप्लोर करना चाहिए और काफी मतलब अच्छा लगेगा। मैं जाता रहता था काफी अपने B.Pharm M.Pharm के टाइम पे, जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स और इन सब जगहों में जो वैलीज है, बहुत सारी हर्ब्स आपको मिलती है, इनको एक्सप्लोर करें अच्छे से। और सभी फार्मेसी ग्रेजुएट्स के पास, मास्टर स्टूडेंट्स के पास बहुत अच्छा मौका है। फार्मेसी फील्ड एक बहुत अच्छी फील्ड है जिसमें हम बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब कोई अंत नहीं है इस चीज का। मेडिसिन तो एक ऐसी चीज है, आप उसमें कितना भी एक्सप्लोर करिए, साइंस एक ऐसी चीज है, बट इट डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट कैसा है। तो बस इसी के साथ मैं खत्म करूंगा अपना, और थैंक यू सो मच मेरे को इनवाइट करने के लिए अपने चैनल पर। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, आपने बहुत अच्छा बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा कंटेंट आप लोग बना रहे हैं क्लिनिकल फार्मेसी से रिलेटेड, और मैं चाहूंगा कि आपका चैनल काफी ग्रो करे और आगे भी आप हमको बुलाएं। एब्सोल्युटली सर। ओके ओके Okay, sir. Thank you. Thank you for joining, sir.